आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये पोएम है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम की मैं आपको समरी बताने वाला हूँ। और इन मेमोरियम पोएम ऐसी पोएम है जो अपने आप में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर जो टेनिसन के से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये मान के चलिए कि इन मेमोरियम से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अब सबसे पहले तो इन मेमोरियम पोएम के बारे में आप जानिए कि इन मेमोरियम जो पोएम है किस प्रकार की ये पोएम है। दोस्तों, इन मेमोरियम जो पोएम है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई पोएम है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट हुए हैं, उनकी ये पोएम है इन मेमोरियम। और ये जो पोएम है इसके फैक्ट्स भी आप देखते हुए चलें कि जो पोएम है ये कब पब्लिश हुई थी। ये पब्लिश हुई थी 1850 में। ठीक है ना, याद रखना कब पब्लिश हुई थी ये पोएम। 1850 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। और ये लिरिकल एलिजिक इसकी टोन है इस पोएम की। और इसमें जो पोइट है दोस्तों, इसमें जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो अलग अलग थीम्स को लेकर है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन स्पेशली दिस इज़ डेडिकेटेड टू पोइट फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। दोस्तों, जो पोइट के एक क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था आर्थर हेनरी हेलम, ये उनको डेडिकेटेड है। आर्थर हेनरी हेलम जिनके साथ ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने स्टडी की थी आर्थर हेनरी हेलम के साथ। और आर्थर हेनरी हेलम जब मात्र 22 ईयर्स ओल्ड थे, जब मात्र 22 साल की उम्र थी उनकी, तो इन दी 1833 में 1833 में जब वो मात्र 22 ईयर्स ओल्ड थे, ही वॉज क्वाइट 22 ईयर्स ओल्ड, तो उस समय उनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डेथ का कारण क्या रहा था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि इनकी डेथ का कारण रहा था ब्रेन हेमरेज। क्या हो गया था इनको? ब्रेन हेमरेज हो गया था। ब्रेन हेमरेज की वजह से इनकी डेथ हो गई थी जो आर्थर हेनरी हेलम थे। और एक बात और याद रख लेना, आर्थर हेनरी हेलम का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नेट में कि आर्थर हेनरी हेलम का इनकी सिस्टर से या फिर इनके परिवार से क्या रिलेशन था। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ही वॉज एंगेज्ड टू हिज सिस्टर। आर्थर हेनरी हेलम जो थे वो इनकी सिस्टर से भी एंगेज थे, एक तो दोस्त, ठीक है, और ऊपर से एक फैमिली रिलेशन भी जुड़ गया, तो उसका फ़र्क दोस्तों बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ऐसा जो है इनके साथ हुआ। जो टेनिसन थे, टेनिसन को इनकी मृत्यु पर बहुत ज़्यादा शॉक लगा। अब ये जो पोएम है दोस्तों इन मेमोरियम, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन मेमोरियम का ओरिजिनल टाइटल क्या है, मतलब या फिर जो इन मेमोरियम को पहले टाइटल दिया गया था वो क्या था। तो आपका आंसर होगा द वे ऑफ द सोल। ये इसका टाइटल आता है द वे ऑफ द सोल। याद रख लेना, द वे ऑफ द सोल जो है ये इन मेमोरियम का टाइटल आता है। इन मेमोरियम का जो ओरिजिनल टाइटल है वो क्या है? द वे ऑफ द सोल है। अब ये जो पोएम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो पोइट है वो अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा दुखी है। और दूसरी तरफ वो कुछ अलग फैक्ट्स भी लेकर चलता है। वो देखता है प्रकृति को, वो देखता है मॉर्टेलिटी को, और इसके अलावा जो मेटलिस्टिक अप्रोच है लोगों की उसको देखता है, साइंस एंड फेथ को लेकर चलता है। तो अलग अलग सेक्शंस को, वो लाइफ के अलग अलग फेजेस को देखता है। और जो पोइट है उन सभी फैक्टर्स को देखकर पोइट को एक प्रकार से दुख होता है, एक लेमेंट होता है। और स्पेशली जो मेन लेमेंट है वो तो अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर मेन एलिमेंट उनको होता है। अब अगर जो हम इसकी बात करें दोस्तों, तो ये जो पोएम है इन मेमोरियम, ये इन मेमोरियम जो थी ये क्वीन विक्टोरिया, जैसे कि आप जानते हैं क्वीन विक्टोरिया टेनिसन की एज की महारानी, विक्टोरियन एज की महारानी क्वीन विक्टोरिया जो थी, उनको ये पोएम बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जो पोएम थी क्वीन विक्टोरिया की, ये मान के चलिए कि मोस्ट फेवरेट पोएम में से थी जो इन मेमोरियम पोएम थी। और वो ये कहती हैं इसके बारे में कि इससे, इस पोएम को पढ़कर उनके मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। ऐसी पोएम है ये।
इन मेमोरियम। अगर जो इन मेमोरियम की दोस्तों बात हम करें तो ये जो पोएम इन मेमोरियम है ये अलग अलग फेजेस में बांटी गई है। अब इसमें ये फेजेस क्या हैं दोस्तों, 4 पार्ट हम इसको कह सकते हैं। ये जो पोएम है ये 4 पार्ट में बटी हुई है। इन मेमोरियम पोएम कितने पार्ट में बटी हुई है, ये 4 पार्ट में बटी हुई है इन मेमोरियम पोएम। अब इसमें मैं एक एक करके पहले आपको पार्ट के बारे में बताऊंगा, फिर इसकी समरी की तरफ भी चलेंगे। जो इसका पहला पार्ट हमारा आता है दोस्तों, तो फर्स्ट पार्ट जो आता है, फर्स्ट पार्ट इसमें दिखाया गया है कि क्रिसमस तक का पार्ट है। कब तक का पार्ट है, क्रिसमस तक का पार्ट है, और फुल ऑफ सैडनेस है, पूरा दुखों से भरा हुआ है। और इसमें जो पोएट है वो उन दुखों से निकलने की कोशिश करता है, और किसकी वेदना में वो डूबा हुआ है, वो अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की वेदना में डूबा हुआ प्रतीत होता है। और इसके साथ साथ इस पार्ट में जो पोएट है वो अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की जो जीवन की आखिरी यात्रा हुई उस तक का वो वर्णन करता है। उसके बाद दोस्तों इसका सेकंड पार्ट आ जाता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है, सेकंड पार्ट में जो पोएट है वो आर्थर हेनरी हेलम से जुड़ी हुई जो पुरानी यादें थी उसकी, जो उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसके बारे में वो बताता है। और ये उस समय की बात को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली जब ये पोएम जो थी ये पब्लिश होने वाली थी, तो उस समय उसके मन में जो अपने दोस्त को लेकर विचार जागृत हुए थे, और उस समय के जब उनके अंदर एक बहुत दोस्ती थी और एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट था, और एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सुख और दुख को वो व्यतीत करते थे। और उसको लगता है कि उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, उसको एक शांति चाहिए, लेकिन वो शांति उसको मिल नहीं पाती, वो शांति वो प्राप्त नहीं कर पाता, और पूर्ण रूप से किस में डूबा रहता है, वो एक निराशा में डूबा रहता है। जो पोएट है वो किस में डूबा रहता है, निराशा में डूबा रहता है। अब इसके साथ साथ इसमें इसी पार्ट में अगर जो हम बात करें तो इसी पार्ट में जो पोएट है वो अपने मित्र को, जो उनका मित्र है आर्थर हेनरी हेलम, उसको इस रूप में देखता है जैसे कि वो मानो जीवित हो, वो अभी मरा नहीं है, वो जीवित हो। और वो यहाँ तक कि जो पास्ट है, पास्ट को कनेक्ट करता है फ्यूचर की तरफ, और फ्यूचर में अपने जो मित्र है, अपने मित्र को इस प्रकार से देखता है कि उसका जो मित्र है वो मृत्यु के बाद भी जीवित हो गया है। दोस्तों फिर इसका आता है सेकंड पार्ट, जो ये पोएम इन मेमोरियम है। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको इसका फेस क्लियर होगा। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या है, जो पोएट है वो भगवान से प्रार्थना करता है, और भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि वो जो उसकी निराशा है वो आशा में बदल जाए। लेकिन वक्त जो है वो पूर्ण रूप से निराशपन का है, वो पूर्ण रूप से निराश हो चुका है, और इवन वो ये बात करता है कि जो व्यक्ति है जो मर चुका है उसका सीधा कनेक्शन किससे हो जाता है, गॉड से हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो सेकंड फेज हम कह सकते हैं, इसमें प्रकृति के साथ साथ वो मानव जीवन का जो कनेक्शन है गॉड के साथ, उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारा आता है इसका थर्ड फेज, तीसरा भाग। अब ये थर्ड क्रिसमस का टाइम आ जाता है, और इसमें जो है जो पोएट है वो फ्यूचर के बारे में कम सोच रहा है, उसका जो विचार है वो बदल चुका है, जीने की जो उसकी उम्मीद है वो ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा वो ये भी देखता है कि जो जीवित व्यक्ति हैं वो भी मृतक से कम कहाँ हैं। बिल्कुल दोस्तों उस तरह से जैसे टी.एस. इलियट अपनी वेस्टलैंड में दिखाते हैं कि लोग किस प्रकार से डेड हो चुके हैं, स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं, उसी प्रकार से वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और निराशाओं में डूब जाता है। इसके साथ साथ फिर वो अपने दोस्त को याद करता है, और उसका जो उसके साथ प्रेम था उससे उसको अटैच करता है, और एक बार फिर से वो जीवन के प्रति सोचने लगता है। तो कुल मिलाकर आशा और निराशा दोनों का एक कंपैरिजन है,
दोनों का एक कंट्रास्ट है यहाँ पर। और फिर इसके बाद दोस्तों फोर्थ फेज इसका आता है, जिसको हम लास्ट फेज कहेंगे। अगेन द पोइट कम बैक्स टू द फ्यूचर। कहने का मतलब जो पोइट है वो फ्यूचर के बारे में फिर से सोचता है। उसकी जो सैडनेस है, उसकी जो डिजेक्शन है, वो अब ख़त्म होती सी प्रतीत होती है। और उसका जो एक निराशावादी पॉइंट था, एस्पेक्ट था, वो आशावादी एस्पेक्ट में चेंज होने लगता है। क्योंकि उसको लगता है कि मेरा जो दोस्त था, जिसको मैंने खोया है, जो मृतक हो चुका है, जो अब नहीं है, लेकिन वो एक आत्मा के रूप में अभी भी जीवित है। और उसकी आत्मा की सुख समृद्धि के लिए वो अपनी निराशावादी सोच का त्याग करेगा। और यही कारण है कि वो जो न्यू क्रिसमस है वो अपने घर में बनाने का फैसला करता है। और वो जो व्यक्तिगत दुख है उसको भूलने की कोशिश करता है। उसको वो मालूम है कि अपने दोस्त को वो कभी नहीं भुला सकता, लेकिन वो जो दुख है जिससे उसके दोस्त की आत्मा भी जुड़ी हुई है, उसको वो यहाँ पर कम करने की कोशिश करता है। और ये कहता है कि जो इंसान है वो कोई मशीन तो है नहीं। मानव के अंदर क्या है? एक आत्मा है। मानव कोई मशीन नहीं है, मानव के अंदर एक आत्मा है। और इसके साथ साथ जो गॉडली के साथ साथ वो साइंटिफिक जो प्रोस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उनको भी वो एक्सेप्ट करता है और कुल मिलाकर आशावादी विचारों को जगह देता है। तो दोस्तों ये तो 4 फेजेस मैंने आपको बताए कि ये 4 पार्ट में जो पोएम है, जो इन मेमोरियम है, कितने पार्ट में बटी हुई है? ये आपके 4 पार्ट में बटी हुई है। इतना आप इसको बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना। और एक बात और, इसमें 131 लिरिक्स हैं जो इस इन मेमोरियम में जुड़ी हुई हैं। कहने का मतलब 131 पोएम भी हम कह सकते हैं जो इन मेमोरियम का पार्ट है। 131 लिरिक्स इसका पार्ट है दोस्तों। और इसमें जो है कुल मिलाकर जो ह्यूमन वॉइस है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और एक तरह से अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम को यहाँ पर उसने एक श्रद्धांजलि दी है पोइट ने। और इसके साथ साथ प्रकृति को भी इसमें एक भरपूर स्थान दिया गया है। पिक्टोरियल आर्ट का बहुत अच्छा यूज़ इन मेमोरियम में किया गया है। अब ये जो पोएम है इन मेमोरियम, ये पोएम स्टार्ट कैसे होती है दोस्तों? अगर जो हम इस पोएम की बात करें तो ये पोएम स्टार्ट होती है भगवान के स्तुति से, जिसमें जो भगवान है, भगवान को जो पोइट है वो याद करता है और इन्वोक करता है, स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड के साथ इसको एड्रेस करता है। अब उसके बाद ये कहता है कि भगवान को किसी इंसान ने नहीं देखा है और भगवान का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है कि भगवान के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ हो, ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है। मानव भगवान के पास अगर जो पहुंचना चाहता है तो वो केवल और केवल अपनी आस्था से पहुंच सकता है। और इसके साथ साथ वो बताता है कि भगवान जो है, भगवान ने ही सूरज को बनाया, भगवान ने ही चंदा को बनाया, भगवान ही जीवन का रचने वाला है, भगवान ही क्रिएटर ऑफ लाइफ है और भगवान ही मृत्यु देने वाला है। और ये सभी चीज़ें जो सांसें देता भी है और सांसें लेता भी है, केवल इंसान में नहीं बल्कि जीव जंतुओं में भी। जो ये सांसों का खेल है, ये सब किसका है? ये भगवान का है। ये सब भगवान ने दिया है। मानव अगर जो ये समझने की कोशिश करे कि भगवान ने उसे क्यों बनाया है, तो मानव उस चीज़ को नहीं समझ सकता। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि मानव का जो जन्म हुआ है, ये इंसान को स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि मानव का जो जन्म हुआ है वो मरने के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? मृत्यु के लिए हुआ है। अगर जो जीवन है तो मृत्यु भी सार्वभौमिक सत्य है, मृत्यु भी आनी ही आनी है। अब जो भगवान ने मानव को बनाया है, मानव के अंदर दोनों शक्तियां भगवान ने दी हैं। एक तो वन साइड द गॉड हैज़ गिवन द ह्यूमनली पावर एंड द सेकंड ऑन द सेकंड साइड द गॉड हैज़ गिवन द डिवाइन पावर। अब ये ह्यूमनली पावर और डिवाइन पावर क्या होती हैं दोस्तों? ह्यूमनली पावर की अगर जो हम बात करें
तो भगवान ने इंसान को जो शक्ति दी है उसको कुछ कर गुजरने की शक्ति दी है, कर गुजरने की, अपने कर्म की, अपने कर्म को प्रधान बनाने की। क्योंकि मैं हमेशा भी आपसे कहता हूँ कि अगर जो आप अपने कार्य करोगे तो ही तो उसका परिणाम मिलेगा, घर बैठे तो कुछ हो नहीं जाएगा। और अगर जो आप मेहनत करते हैं, और घर बैठे ही क्यों नहीं, आप अपनी स्टडी की अगर जो बात ले लें, घर बैठे स्टडी करें, अच्छी तरह पढ़ें, लेकिन मेहनत करते हैं तभी तो रिजल्ट मिलेगा। और आजकल तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम का आपने देखा होगा कि बहुत वर्क ऐसे हैं, ऑफिसेज ऐसे हैं जो घर से ही चल रहे हैं, और कोविड की परिस्थिति ने तो ऐसा ही कर दिया है। तो कुल मिलाकर कर्म करने से है, आप कैसे भी करें जिससे आपको लगता है कि आपको सफलता मिल रही है, उस कर्म को आप जरूर करें। तो दैट इज़ द ह्यूमन ड्यूटी एंड ह्यूमन पावर। डिवाइन पावर की बात करें तो दोस्तों, भगवान से जुड़ना भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक ह्यूमैनिटी से जुड़ना। भगवान से जुड़ने का मतलब आध्यात्म में खो जाना, स्पिरिचुअलिटी में खो जाना, और इसके साथ साथ अपनी जो माइंड है उसको प्योर रखना, द प्योरिटी ऑफ माइंड। दूसरों के विषय में ज़्यादा ना सोचना। जब इंसान ऐसा हो जाता है तो वो आध्यात्म को प्राप्त करने लगता है और उसके अंदर डिवाइन पावर आने लगती है। मानव का अपनी इच्छाओं पर पूरा कंट्रोल है, और इसके साथ साथ जो मानव की इच्छाएं हैं वो किसके कंट्रोल से चलती हैं? वो गॉड के कंट्रोल से चलती हैं। तो कहने का मतलब जो ऑपरेटिंग पर्सन है, मानव को चलाने वाला, मानव एक आधार है, उसको चलाने वाला गॉड है। ऐसा इन मेमोरियम के प्रयोग में जो टेनिसन है वो बताते हैं। और इसके साथ साथ भगवान ने जो है मानव को भेजा, मानव ने रिलीजन्स बनाए, फिलॉसफीज़ बनाई, अलग अलग जो है अपने विचारधाराओं को आगे लेता गया। लेकिन अधिकतर सभी विचारधाराएं किससे जोड़ती हैं? वो भगवान से जोड़ती हैं। लेकिन भगवान से जुड़कर भी वो जो ज्ञान है भगवान के स्वरूप, वो मानव को शायद आज तक भी नहीं मिल पाया है। लेकिन जो पोएट है उसको पूरा विश्वास है कि वो जो ज्ञान है वो एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। उस ज्ञान को जो मानव है, उस ज्ञान के दरवाजे तक मानव जरूर पहुंचेगा। और दोस्तों, ज्ञान तो एक ऐसी खिड़की है जिसको आप जितना खोलेंगे उतना ज़्यादा आपको उस खिड़की से प्रकाश आएगा। तो अगर जो आपको उस प्रकाश को लेना है तो अपनी खिड़की को पूरा खोल लीजिए। और खिड़की को तभी खोल पाएंगे जब आप एक तरह से तो कर्म भी करेंगे, और दूसरा जो ज्ञान के स्रोत हैं, जहाँ से भी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप डेडिकेटेड हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर टेनिसन कहते हैं। अब कुछ लोग जो हैं अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं, लेकिन उन लोगों को जो टेनिसन है वो साफ साफ कहते हैं कि ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, क्योंकि उनको भगवान का ज्ञान पता नहीं होता। भगवान के ज्ञान की प्राप्ति वो कर ही नहीं सकते जो खुद को पूर्ण रूप से ज्ञानी बताते हैं। और दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी ज्ञान की जो प्यास है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती, हर पल बढ़ती रहती है। जितना आप इसमें डूबना चाहते हैं ना, उतना ही डूबते रहते हैं। और बिल्कुल वही यूलिसिस की तरह, जैसे यूलिसिस यात्रा पर जाता है और वो ये कहता है कि जीवन के बाद जीवन भी मिल जाए तो वो जीवन भी कम होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो ज्ञान की गंगा है ना, वो भी ऐसी ही लगती है। जितनी डुबकी लगाते हैं मन करता है थोड़ी सी डुबकी और लगा ली जाए। तो उस तरह से ज्ञान जो है वो बढ़ता चला जाता है, और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अगर जो कोई ये कहता है कि भाई मैं पूर्ण रूप से ज्ञानी हूँ, मेरे पे सब कुछ आता है, तो फिर उससे बड़ा जो हिपोक्राइट है, वो उससे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को यहाँ पर जो टेनिसन है वो बताते हैं। और इसके अलावा जो टेनिसन है वो ये बात भी कहते हैं लोगों से कि मानव के मन में एक जेलसी वाली भावना जो है जागृत होती है। मानव ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या किससे करता है? ईर्ष्या एक दूसरे से करता है, दूसरे के कार्यों को करता है। और ऐसा लगता है जैसे कि मानव जो है एक ऐसे ईर्ष्या के पिंजरे में पैदा हुआ हो, और अपना जो समय है वो कहाँ पर व्यतीत कर रहा हो? समरवुड में व्यतीत कर रहा हो। अब ये समरवुड का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि जो जानवर होते हैं, जानवर क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आपने एक कुत्ते को देखा होगा, उसने एक रोटी का टुकड़ा ले लिया, दूसरा इतना जल भुन गया कि वो उसके ऊपर भौंकने लगा, तभी तीसरा आ गया, पूरा का पूरा झुंड हो गया, वो आपस में लड़ने लगे। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ समरवुड्स।
तो यही एग्जाम्पल है समरवुड का। इस तरह से मतलब जानवरों के अंदर ऐसा होता है। अब जानवरों के अंदर ऐसा होता है तो क्या इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता? इंसान तो जानवरों से भी गया गुजरा जानवर आजकल बन चुका है। आपने देखा होगा किस प्रकार से जो इंसानियत खो चुकी है। और टेनिसन भी उसी बात को कहता है जो कभी मैथ्यू अर्नोल्ड ने की थी। मैथ्यू अर्नोल्ड जो डॉवर बीच में कहते हैं, क्या कहते हैं कि ओ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ड्स विच सीम्स बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स सो वेरियस सो न्यू हैथ रियली नीदर जॉय नॉर ग्रेटिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। इस पर गौर करना, नॉर हेल्प फॉर पेन, कि अगर जो कोई दर्द से व्यक्ति करा रहा है तो उसके लिए मदद भी नहीं है। ऐसी ही बात टेनिसन कहते हैं कि यहाँ पर जीवन में जो टूटा हुआ है, जिसको दर्द है, उसके दर्द को देखकर भी दुनिया हंसी सी उड़ा रही है, उसके दर्द का भी दुनिया मजाक बनाती है। और इस मजाक को देखकर सबसे ज़्यादा दर्द होता है। सबसे ज़्यादा जो दुखी होता है इंसान, उसको जो सबसे ज़्यादा दर्द लगता है वो इस दर्द को देखकर होता है कि दुनिया उस पर हंस रही है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपने इनकी टेनिसन की ब्रेक पढ़ी, उसमें लाइन्स आती हैं, Oh well for the fisherman's boy that he shouts with his sisters at play. Oh well for the sailor's lad that he sings in his boat on the way. कि कितना भाग्यशाली है वो मछुआरे का लड़का जो कि अपनी नाव में क्या कहते हैं, अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है। कितना भाग्यशाली है वो नाविक का लड़का जो अपनी नाव में गीत गा रहा है। वो जो है वो अपना नेचुरल वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन पोइट को तो ये लगता है ना कि वो उसका मजाक बना रहे हैं, उसकी भावनाओं का मजाक बना रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। ये चीज़ पोइट को प्रतीत होती है, ऐसा पोइट को लगता है कि वो उस पर हंस रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। यही चीज़ है जो पोइट को सताती है और कहता है कि मानव जो है, मानव ऐसा हो चुका है कि वो दूसरे से एनवियस हो चुका है, और बिल्कुल किसकी तरह, जंगलों के जानवर की तरह, जिसको समरवुड फ्रेज के नाम से यहाँ पर रेफर करता है। इसके साथ साथ वो ये कहता है कि प्रकृति जो है, प्रकृति की बात करें तो प्रकृति पर भी बहुत सारे आरोप लग सकते हैं। प्रकृति सुंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रकृति अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि प्रकृति शांति देती है, प्रकृति से पीस मिलती है। दोस्तों ये जो फेज़ है इसे बरियल ऑफ व्हील के नाम से भी जानते हैं। इस लिरिक को जो मैं आपको इस टाइम बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे जब वो प्रकृति की शांति की बात जो पोएट करता है, तो ये इसमें क्या कहता है कि प्रकृति जो शांति का प्रतीक है, जिसको लोग कहते हैं कि प्रकृति से शांति मिलती है, लेकिन वहाँ तो ऐसे जीव जंतु भी रहते हैं, ऐसे जानवर भी रहते हैं जो शिकारी होते हैं, जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। अगर जो एक क्रूरता शांति है तो मुझे नहीं लगता कि प्रकृति के अंदर शांति है। प्रकृति जो शांति का प्रतीक होती है, आपने देखा होगा ब्रेक में भी वो प्रकृति के पास किस लिए गया था? ब्रिस्टल चैनल पर शांति को प्राप्त करने गया था, क्योंकि उसके दोस्त अर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु हो चुकी थी, जो उसका पक्का दोस्त था और इसके साथ साथ उसकी भाई बहन से एंगेज्ड था। तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो शांति के लिए गया, लेकिन मिली क्या हाथ में? अशांति, दुख। जब उसने फिशरमैन बॉय और सेलर्स लैड को देखा तो अशांति मिली। तो यहाँ पर वो वही कहता है, वो प्रकृति जो शांति का प्रतीक है, जिसको हम शांति के लिए जानते हैं, क्या वहाँ पर वास्तविक शांति है? अगर जो शांति है तो फिर ये इतना खून खराबा क्यों है? क्यों ये जानवर एक दूसरे को मारते हैं? और क्यों ये जानवर इंसानों को नहीं छोड़ते हैं? और ऐसा ही एक क्रूएलिटी, ऐसी ही ब्रूटिलिटी मुझे किस में दिखाई पड़ती है? ऐसी ही क्रूएलिटी मुझे दिखाई पड़ती है ह्यूमन बींग्स में, मानव में, इंसानों में यही निर्दयता दिखाई पड़ती है, यही ब्रूटिलिटी, यह सभ्यता दिखाई पड़ती है, ये जंगलीपन दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि मानव भी एक दूसरे के खून का प्यासा हो चुका है। तो वो ये कहता है कि प्रकृति मुझे शांति नहीं देती, मुझे तो केवल शांति मिल सकती है, किससे मिल सकती है? अपने दोस्त की आवाज से मिल सकती है। वो आवाज़ ही मुझे सूद कर सकती है, यानी कि मुझे शांत कर सकती है, उस आवाज़ से ही मुझे सांत्वना मिल सकती है। लेकिन न जाने वो आवाज़ कहाँ डूब चुकी है, न जाने वो आवाज़ कहाँ चली गई है। तो वो उस आवाज़ को उस प्रकृति के बीच में प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि उसको वो आवाज़ जो है एक बार पुनः मिल जाए, एक बार वो फिर से उस आवाज़ को फील कर सके। तो उस चीज़ को वो फील करना चाहता है, लेकिन वक्त बहुत आगे गुजर चुका है। तो अब उसको लगता है कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में कि क्या वो अपना जो बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम जिसको क्रिसमस टाइम का नाम दिया गया है, क्या उसको सेलिब्रेट कर पाएगा? तो पहले वो प्रकृति के पास ही
अपने कुछ ईयर्स जो है प्रकृति के साथ बांटता है, प्रकृति के साथ जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको निराशा मिलती है। बहुत प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचता है कि प्रेजेंट में ऐसा है, फ्यूचर में ऐसा होगा, पास्ट में ये था, फ्यूचर में ये होगा। बहुत सारे फैक्टर्स माइंड में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। लेकिन इस पोएम के फोर्थ फेज में यानी कि फाइनल फेज की अगर जो हम बात करें तो पोएट जो है वो निराशावादी विचारों से लौटकर आशावादी विचारों की तरफ आने की कोशिश करता है कि अब मैं आशा की तरफ लौट चलूंगा, और जो मैं अपना क्रिसमस टाइम है, अपना जो एक अच्छा टाइम है, अपना जो फेस्टिवल टाइम है, वो मैं अपने घर पर सेलिब्रेट करूंगा, अपने दिल और दिमाग में अपने दोस्त को बिठा लूंगा, उसकी यादों को अपने हृदय में संभालूंगा। क्योंकि अगर जो उसको वेदना होती है, पोइट को वेदना होती है, पोइट को पेन होता है, तो उसको लगता है कि जो आत्मा है, आत्मा का क्योंकि एक इंटरकनेक्शन है परमात्मा से, तो वो आत्मा भी कहीं ना कहीं दुखी हो सकती है। तो इस वजह से वो अपने दोस्त के लिए एक आगे वाले एक खुशहाल फ्यूचर की कामना अपने भगवान से करता है। और इसी के साथ दोस्तों ये पोएम एंड हो जाती है इन मेमोरियम, जो मैंने आपको आज समरी बताई इन मेमोरियम की। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर मैं इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं आगे वाले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट लाइंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों चलते हैं लाइंस की तरफ। पोएम की इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो लाइंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और जनरली अगर जो आप क्वेश्चन देखेंगे इन मेमोरियम से दोस्तों, तो इन मेमोरियम से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आया हुआ है कि इन मेमोरियम कैसी पोएम है, और दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि इन मेमोरियम किसको डेडिकेट की है और किसकी पोएम है। ये 3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आते ही हैं। इसके अलावा जो मेजर लाइंस हैं इस पोएम की, पोएम बहुत बड़ी है, लेकिन उनमें से जो चॉजन सीड हम कहेंगे, जो सेलेक्टेड लाइंस जिसको बोल सकते हैं, वो लाइंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले ये जो आती है स्टार्टिंग, प्रोल्यूग की स्टार्टिंग है, स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड इमोर्टल लव, हु फेथ एंड फेथ अलोन, एम्ब्रेस बिलीविंग वेयर वी कैन नॉट प्रूव। दोस्तों यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं इंसान की, स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड, हम बात कर रहे हैं इंसान की, ह्यूमन की, और बात हम कर रहे हैं इमॉर्टल लव की। इमॉर्टल लव भगवान से जुड़ा हुआ लव, यानी कि जो कनेक्ट करता हो हमें भगवान से। अब बात भगवान पर आस्था की बात आ जाती है कि फेथ करें, कौन करें, कैसे करें, और विश्वास करें तो इस पर कैसे करें, वेयर वी कैन नॉट प्रूव, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये जो दोस्तों यहाँ पर रेशनल आइडिया यहाँ पर दिया गया है, ये किस चीज़ को लेकर दिया गया है, ये साइंस और फेथ के कन्फ्लिक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऊपर लाइंस दे दी जाएं और लाइंस देकर ये पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ व्यूज हैव बीन प्रेजेंटेड हेयर बाय द पोएट टेनिसन। तो आपका आंसर होगा कन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड साइंस। फेथ और साइंस को लेकर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है। और साइंस क्या कहती है, साइंस भगवान के अस्तित्व को बात नहीं करती, ठीक है, वो इस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन जो फेथ है, भगवान को केवल और केवल उस फेथ से पाया जा सकता है, उस आस्था से, उस विश्वास से हम उस इमॉर्टल लव को, हम उस इमॉर्टल गॉड को प्राप्त कर सकते हैं। और उसको हम कोई प्रूफ नहीं कर सकते। और प्रूफ करने का एकमात्र साधन क्या है दोस्तों, अगर जो भगवान की प्रेजेंस को आपको प्रूफ करना है तो उसका एकमात्र साधन क्या होगा, उसका एकमात्र साधन है फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास होना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो एक साइंटिफिक जो टाइम चल रहा था, एक टेक्निकल पीरियड जो चल रहा था, उसको लेकर जो यहाँ पर टेनिसन है वो इस बात को कहते हैं कि अगर जो हम भगवान की बात करें तो भगवान को आसानी से प्रूफ नहीं किया जा सकता, और भगवान को प्रूफ का कोई फैक्ट भी नहीं, और साइंस तो इस चीज़ को मानता भी नहीं है। और केवल एक आधार पर हम भगवान को प्रूफ कर सकते हैं, उसकी फेथ को हम मतलब फेथ के माध्यम से भगवान को हम प्रूफ कर सकते हैं। ये बात यहां पर टेनिसन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये लाइंस आती हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द एल, बट ओ फॉर द टच ऑफ ए वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। ये लाइंस मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, जो ब्रेक है इन मेमोरियम का ही पार्ट है, और उसी से ये लाइंस आती हैं। ब्रेक की ये लाइंस है, जब जो पोएट है वो लहरों को देखता है और लहरों से कहता है, तोड़ दो इन सलेटी कलर के पत्थरों को, तोड़ डालो। जब तुम ऐसा करोगी तो मेरे दिल को खुशी होगी, और मैं अपने उन विचारों को व्यक्त कर पाऊंगा जो विचार कहीं दिल में दब से गए हैं। किसके प्रति दोस्तों, जो उसके दोस्त के प्रति विचार थे, उनको वो व्यक्त करने की बात करता है। दूसरे दृश्य में वो देखता है, फिशरमैन्स बॉय को देखता है,
और सेलर स्लेट को देखता है कि जो 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 नाविक का लड़का होता है उसको देखता है कि किस प्रकार के से जो मछुआरा था, जो फिशरमैन बॉय था, वो अपनी बहन के साथ खेल रहा था, चिल्ला रहा था। तो और इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट में वो नाविक के लड़के को बात करता है कि जो नाविक का लड़का था वो अपनी नाव में गाना गा रहा था। उन फैक्ट्स के ऊपर वो बात करता है। तो फिशरमैन्स बॉय के बारे में और सेलर्स लैड के बारे में बात करता है। और उसके बाद जो दूसरा दृश्य वो देखता है वो जहाज का देखता है। और जहाज का वो दृश्य क्या देखता है कि जो जहाज होते हैं वो वहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे होते हैं। तो तब वो कहता है कि एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। और जो जहाज हैं वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि हेवन की तरफ जा रहे हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वेनिस्ड हैंड एंड साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। लेकिन वो जो हाथ है उसको वो कभी अब छू नहीं पाएगा। कौन सा हाथ? यानी कि वेनिस्ड हैंड। और वेनिस्ड हैंड क्या? अर्थर हेनरी हेलम की बात यहाँ पर की गई है। जो अर्थर हेनरी हेलम है उसके लिए कहा गया है कि अब वो अर्थर हेनरी हेलम को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पोएट है वो प्रकृति को देखता है, प्रकृति के भिन्न पहलुओं को देखता है। और भिन्न पहलुओं को देखकर, प्रकृति के भिन्न पहलुओं को देखकर पोएट के मन में निराशा आती है, क्योंकि प्रकृति अपना काम कर रही थी, प्रकृति सुचारू रूप से चल रही थी, प्रकृति से जुड़े जो तत्व थे वो भी सुचारू रूप से चल रहे थे, और जो ह्यूमन बींग्स थे वो भी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन जो पोएट है उसको ये लगता है कि वो उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उस पर मौक कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो दृश्य को देखकर दुखी हो जाता है। और वो इस दृश्य को देखकर भी बहुत दुखी होता है जब देखता है जो जहाज हैं, जहाज पर जो यात्री हैं वो सवार हैं, और वो जो जहाज है पहाड़ियों के नीचे से होकर गुजर रहा है, और जहाज बंदरगाह पर पहुंच जाएगा और वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। लेकिन जो पॉइंट है वो अपने दोस्त अर्थर हेनरी हेलम को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना। फिर इसके बाद यहां पर यह कहा गया है, रिंग आउट द ग्रीफ दैट सेप्स द माउंट, और फॉर दोज दैट हेयर वी सी नो मोर, रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर, और रिंग इन रेडनेस टू ऑल मैनकाइंड। अब यहां पर वो जो पोइट है वो ये कहता है कि वो क्या करें, रिंग इन द वैलियंट मैन एंड फ्री, सॉरी, रिंग आउट द ग्रीफ दैट सेप्स द माइंड। वो ये कहता है कि हमें क्या करना है, हमें दुखी होना है। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ का विलाप की बात वो कर रहा है? क्योंकि उसका जो दोस्त है वो जो है मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब उनको जो दुखी होना है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है, उन दुखों को दूर करने की भी बात वो कर रहा है। और क्या कहता है? रिंग आउट द ग्रीफ, कि वो जो दुख हैं जिसके लिए हम दुखी हो रहे हैं वो सभी खत्म हो जाए, रिंग आउट हो जाए, मतलब उनको हमें निकाल देना है। दैट सेप्स द माइंड, सेप्स मतलब दोस्तों वीकेंड करना, मतलब कमज़ोर करना। वो दुख जो मानव के दिमाग को कमज़ोर करते हैं उनको वो निकालने की बात वो करता है। फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर, उन लोगों के लिए जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन लोगों को के प्रति मन में दुख होता है जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, दुनिया से कहीं दूर चले जाते हैं। पोइट दुखी है, पहले वो दुख की भावना को, जैसे आपने लास्ट पैसेज में भी देखा कि पोइट दुखी है, वो दुखी हो रहा है, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है कि इन दुखों को अब निकालना होगा, दूर करना होगा। वो दुख जो मानव के दिमाग को कमज़ोर कर देते हैं, उन दुखों को हमें दूर करना होगा। फॉर दोज दैट हियर वी सी नो मोर, उन लोगों के लिए जिनको अब हम नहीं देख पा रहे, जो लोग हमें नहीं दिखाई दे रहे, उनके दुखों को अब हमें दूर करना होगा। रिंग आउट द फ्यूड ऑफ रिच एंड पुअर। और देखो कितनी बड़ी बात कही है। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। तो हमें इस गरीबी और अमीरी के जो फासले हैं, इनका जो गैप है, उसको मिटाना होगा। इस बात को कहा गया है कि हमें अमीरी के और गरीबी के इस फासले को मिटाना होगा। दोस्तों, बिल्कुल उस तरह से जैसे थॉमस ग्रे ने अपनी पोएम एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड में कहा था। क्या कहा था? द बोस्ट ऑफ हेरल्डी द पॉम्प ऑफ पावर, कि बहुत से लोग अपनी सेकी का बयान करते हैं, शक्ति का दिखावा करते हैं, लेकिन उनको क्या पता, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कि गौरव का रास्ता आगे तो लेकर जाता है, लेकिन लेकर कहां जाता है? कब्र की तरफ लेकर जाता है। तो वही बात यहां पर वो ये चीज कहता है कि हमें जो है क्या करना होगा,
हमें इस चीज़ को दूर करना होगा। जो ऐसे दुख जो मानव के शरीर को, जो रिमाइंड को कमज़ोर बनाते हैं, उन दुखों को दूर करना होगा। जो लोग हमारे दूर से, हमारे एक कंपनी से दूर चले गए हैं, हमारे साथ से दूर हो गए हैं, उनके लिए हमें इस दुख को मिटाना होगा। वो दुख जो इस तरह से, वो कहते हैं रिंग आउट द फ्रूट ऑफ रिच एंड पुअर, जो अमीर और गरीब के बीच की कड़वाहट है उसको भी हमें दूर करना होगा। रिंग इन रेडनेस टू ऑल मैनकाइंड। और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं ताकि वो एक अच्छे रूप में आगे बढ़ने लगे, अच्छा कार्य करने लगे और ये सभी चीज़ें समाप्त हो जाएं। ये इस प्रकार का एक न्याय हमें लाना होगा। रेडरेस स्टैंड्स फॉर जस्टिस, मतलब हमें वो न्याय लाना होगा, मानवता में वो न्याय हमें भरना होगा। तो दोस्तों ये बात यहाँ पर कही गई है। जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें उस दर्द को दूर करना होगा। वो दर्द जो मस्तिष्क को कमज़ोर करता है, जो मानव के दिमाग को कमज़ोर बनाता है। और उन लोगों के लिए जो व्यक्ति अब नहीं है, स्पेशली वो अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम को याद करके कह रहा है, क्योंकि उसका जो दोस्त है वो अब जीवित नहीं है और उसके दोस्त को याद करके वो बहुत दुखी हो रहा है। अपने दोस्त को याद करके तब वो कहता है कि क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में भी कि वो उसको एक पीसफुल लाइफ देना चाहता है अहेड द डेथ, कि मृत्यु से आगे बढ़कर, क्योंकि आत्मा है, आत्मा तो जीवित रहती है, तो आत्मा की शांति के लिए उसको खुश रहना होगा। और लास्ट फेज में पोएम के हमें यही देखने को मिलता है कि पोएट जो है वो निराशावादी से आशावादी की तरफ भी लौटेगा। इसके बाद दोस्तों वो क्या कहता है, इसके बाद यहां पर यह कहता है रिंग इन द वैलिएंट मैन एंड फ्री। इसके साथ साथ वो ये कहता है कि एक काम करते हैं, जो मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग जो बहादुर हैं, ठीक है ना, लोग सभी बहादुर बने, साहसी बने और सभी स्वतंत्र हों। फ्री पीपल, फ्री स्टैंड्स फॉर मैन ऑफ फ्री थिंकिंग, मानव फ्री थिंकिंग का हो, मैन ऑफ फ्री लिविंग स्टैंडर्ड, मानव का स्टैंडर्ड फ्री हो, मतलब किसी ऑब्स्टिकल में वो ना जिए, किसी बाधा में ना जिए, किसी के रेस्ट्रिक्शन के अंडर ना हो। इसके साथ वो क्या कहता है, द लार्जर हार्ट द किंडलियर हैंड, जो हृदय कैसा हो लोगों का, हृदय बहुत लार्ज होना चाहिए। द किंडलियर हैंड, और जो हाथ हैं वो कैसे होने चाहिए, वो बिल्कुल काइंडलियर होने चाहिए, यानी कि ऐसे होने चाहिए जो दूसरों की भले की बारे में सोचें, ऐसे हाथ होने चाहिए, ऐसे कर्म होने चाहिए। रिंग आउट द डार्कनेस ऑफ द लैंड, रिंग इन द क्राइस्ट दैट इज टू बी। और वो ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस डार्कनेस को, जो अंधकार है, अंधकार मतलब जो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं लोगों के, जो धर्म को लेकर है, बहुत सही अज्ञानता को लेकर है, जो ये सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं लोगों को, इसको हम खत्म करते हैं, इसका एंड करते हैं, इसको चलो इसका अंत करना चाहते हैं हम। और क्या कहता है, रिंग इन द क्राइस्ट दैट इज टू बी। और इसके साथ साथ वो ये बात करता है कि जो भगवान है, जिसका एक अस्तित्व है, हम उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें खुश रहना है और हमें अपने सभी गमों को भुला देना है, सभी दर्द को हमें जीवन से निकाल फेंकना है। वो बात वो यहां पर ये कहता है। इसके बाद दोस्तों ये सुनिए, आई विल नॉट शट मी फ्रॉम माई काइंड, आई विल नॉट शट मी फ्रॉम माई काइंड एंड लीस्ट आई स्टीफन इन टू स्टोन, आई विल नॉट ईट माई हार्ट अलोन। वो ये कहता है कि मैं अपने आप को अपने स्वरूप से नहीं बदलूंगा, चाहे मैं एक पत्थर में ही क्यों ना कन्वर्ट हो जाऊं, पत्थर दिल ही क्यों ना हो जाऊं। आई विल नॉट ईट माई हार्ट अलोन, मैं अपने हृदय को अकेला ही नहीं खा जाऊंगा। ही ईट माई हार्ट स्टैंड्स फॉर, जो वो एक तरह से विलाप कर रहा है, और किसके लिए, अपने दोस्त के लिए विलाप कर रहा है, उस चीज के लिए वो यहां पर कहता है कि आई विल नॉट ईट माई हार्ट अलोन नॉर फीड विद सिंस अ पासिंग विंड। और इसके साथ साथ वो ये कहता है कि ये जो गुजरने वाली हवा है ना, इसको भी मैं जो है अपना मतलब खुद को शिकार नहीं बनाने दूंगा इस हवा को। व्हाट प्रॉफिट लाइज इन बैरन फेथ, जो बंजर आस्था है, मतलब जब कोई आस्था ही नहीं रही, भगवान में विश्वास नहीं रहा, तो ऐसी जिंदगी का मतलब क्या। और भगवान से पोइट क्या चाहता था, भगवान से जो पोइट था वो अपने दोस्त की कंपनी को चाहता था, अपने दोस्त का साथ चाहता था, वो दोस्त जिसके साथ उसने एक अच्छा समय व्यतीत किया था। एंड वैकेंट yearning thou with might to scale the heavens highest height, और जो वैकेंट yearning है, जो खाली इच्छा है, मतलब खोखली इच्छाएं रह चुकी हैं, उससे वो क्या करेगा, जो आकाश है, आकाश की ऊंचाई को नापेगा, और डाइव बिलो टू द वेल्स ऑफ डेथ, और या फिर मृत्यु की उस
जो मृत्यु की दीवार है उस पर वो नीचे छलांग लगा देगा। तो यहाँ पर वो एक असमंजस की स्थिति में है जो पॉइंट है कि वो करे तो क्या करे। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट उसके माइंड में आ चुका है और वो किस चीज को लेकर है, अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम को लेकर है, लेकिन वो समय के आगे खुद को बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकता। और वो दूसरी तरफ उसको ये लगता है कि उसके पास ऑप्शन क्या है, वो क्या करे, अब क्या मृत्यु ही लास्ट ऑप्शन है, वो उस चीज को देखता है। फिर वो कहता है पीस कम अवे द सॉन्ग ऑफ वॉय इज आफ्टर ऑल एन अर्थली सॉन्ग। देखो कितनी बढ़िया लाइन यहां पर बोली है कि हे शांति कहीं दूर चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ और केवल इस दर्द के गीत को चलने दो। जो ये दर्द का गीत चल रहा है, इस दर्द के गीत को चलने दो। इज आफ्टर ऑल एन अर्थली सॉन्ग, और यही तो कुल मिलाकर पृथ्वी का गीत है। पीस कम अवे वी डू हिम रॉन्ग टू सिंग सो वाइडली लेट अस गो। और शांति तुम धीरे से दूर चली जाओ, टू डू हिम रॉन्ग टू सिंग सो वाइडली लेट अस गो, और केवल हम अब साथ चलते हैं। कम लेट अस गो योर चीक्स आर पेल, और वो दर्द को कहता है कि दर्द चलो अब एक साथ हम चलते हैं। दोस्तों बिल्कुल ये आपको जो याद दिला रहा होगा मिल्टन की एल पेंसोरोसो की याद करा रहा होगा, और जो जॉन कीट्स की मेलनकली है, ओड टू मेलनकली, उस पोएम की याद दिला रहा होगा। क्योंकि दर्द के साथ एक नाता हो गया है, उस मेलनकली के साथ, उस दर्द के साथ जो पोइट है वो आगे बढ़ना चाहता है और कहता है योर चीक्स आर पेल, तुम्हारे जो गाल हैं वो पीले हो चुके हैं, बट हाफ माई लाइफ आई लीव बिहाइंड, लेकिन मैंने अपने आधे जीवन को पीछे छोड़ दिया है। मी थिंक्स माई फ्रेंड इज रिचली श्राइंड, और मुझे लगता है मेरा जो फ्रेंड है वो पूरा डिवाइन सोर्सेज से भरा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी। बट आई शैल पास माई वर्क विल फेल, लेकिन मैं भी एक दिन चला जाऊंगा और मेरे जो कार्य है वो असमर्थ हो जाएंगे। ऐसा जो पोइट है वो कहता है, और किसकी याद में कहता है, अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की याद में कहता है। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट लाइंस इन मेमोरियम की। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।